अभी जो अभी तक हमने पढ़ा था, जो हम डिटेल में डिस्कस कर रहे थे, वो डीसी मशीन्स को थे। और डीसी मशीन्स के हमने डीसी जनरेटर को लास्ट टाइम अभी डिटेल में डिस्कस किया है, रिसेंट मोस्ट में ना, मिड से पहले पहले। तो इसको जब हमने इसकी बात की थी डीसी जनरेटर की, तो अब डीसी जनरेटर की कंस्ट्रक्शन और इसकी डिफरेंट टाइप्स हमने पढ़ ली थी। अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एक डीसी जनरेटर जो है वो, उसकी डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले द स्पीड ऑफ ए डीसी मशीन ऑपरेटेड एज अ जनरेटर इज फिक्स्ड बाय प्राइम मूवर। तो जो इसकी स्पीड होती है किसी भी डीसी मशीन की, वो डिपेंडेंट होती है किसके ऊपर? प्राइम मूवर के ऊपर। वो जो रोटेटिव पार्ट है मशीन का, उसके ऊपर डेटा डिपेंड करती है, जो उसको रोटेट करवा रहा होता है प्राइम मूवर। फॉर जनरल पर्पस ऑपरेशंस द प्राइम मूवर इज इक्विप्ड विद अ स्पीड गवर्नर सो दैट द स्पीड ऑफ द जनरेटर इज प्रैक्टिकली कांस्टेंट। हम ये चाह रहे होते हैं कि जो प्राइम मूवर जो रोटेट कर रहा है उसकी स्पीड जो है वो उसको क्या कहा जाए, कंट्रोल्ड रखा जाए, कांस्टेंट रहे, ना उससे ज्यादा हो ना कम हो। अंडर सच कंडीशन द ग्रेटर सॉरी द जनरेटर परफॉर्मेंस डील्स प्राइमरली विद द रिलेशन बिटवीन एक्साइटेशन, टर्मिनल वोल्टेज एंड लोड। तीन चीजें जो है इनके दरमियान में उस स्पीड में इन चीजों को मेंटेन करना होता है। क्या क्या? कि वो किस टाइप की उसकी एक्साइटेशन है, जैसे हमने पढ़े थे, सेल्फ एक्साइटेड है, सेपरेटली एक्साइटेड है, फिर उसमें सीरीज एक्साइटेड है, शंट एक्साइटेड है या कंपाउंड एक्साइटेड है। जनरेशन एक्साइटेशन की कौन सी टाइप है, इसके को डील करना होता है। टर्मिनल वोल्टेज, आउटपुट पे जो वोल्टेज हम चाह रहे हैं वो क्या है, और उसके साथ जो लोड है वो कैसा कनेक्टेड है। दीज रिलेशनशिप कैन बी बेस्ट एग्जिबिटेड ग्राफिकली बाय मींस ऑफ कर्व। अगर इन रिलेशनशिप को हम कर्व्स पे ड्रॉ कर दें, कर्व्स पे दिखा सकें, तो दैट आर नोन एज जनरेटर करेक्टरिस्टिक्स। उसको हम जनरेटर करेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। These characteristics show at a glance the behavior of the generator under different load conditions। तो ये अगर कर्व हमारे पास अवेलेबल हो, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमारे पास अगर अवेलेबल हो, तो हम इसको देखकर जनरेटर की जो परफॉर्मेंस है एट डिफरेंट लोड कंडीशंस वो बता सकते हैं। ठीक है जी। तो डीसी जनरेटर की जो जनरल करेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको हम बात कर रहे हैं, जिन पे हम बात करेंगे, उनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनमें जो पहली है वो उसे कहते हैं ओपन सर्किट करेक्टरिस्टिक्स, ओसीसी के नाम से। सेकंड वन इज इंटरनल करेक्टरिस्टिक्स, और इंटरनल करेक्टरिस्टिक्स को मोस्टली टोटल करेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं। और तीसरी जो करेक्टरिस्टिक्स है वो एक्सटर्नल करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इन सारी करेक्टरिस्टिक्स को हम अभी वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ओपन सर्किट करेक्टरिस्टिक्स की। ओसीसी के नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये एक्चुअली एक कर्व है, एक ग्राफ है। दिस कर्व शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द जनरेटेड ईएमएफ एट नो लोड। जब लोड कनेक्टेड नहीं है तब ईएमएफ जनरेट जो हो रही है वो क्या होगी, एंड द फील्ड करंट एट कांस्टेंट स्पीड। अगर स्पीड हम कांस्टेंट रखें और उसके ऊपर फील्ड करंट जो है, इन दोनों के दरमियान में अगर आप ग्राफ ड्रा करेंगे तो उससे जो कर्व बनेगी उसको आप बोलेंगे ओपन सर्किट करेक्टरिस्टिक कर्व। इट इज नोन एज मैग्नेटिक करेक्टरिस्टिक्स और नो लोड सैचुरेशन कर्व। ये डिफरेंट नाम है इस कर्व को। मैग्नेटिक सैचुरेशन करेक्टरिस्टिक कर्व भी बोलते हैं और नो लोड सैचुरेशन कर्व भी बोलते हैं, क्योंकि लोड नहीं लगाया हुआ तो जब सैचुरेशन में पहुंच जाएगी तो वो कर्व भी बोलते हैं। ठीक है जी। इट इट्स शेप is practically the same for all generator whether self or separately excited। दोनों में से कोई भी हो, किसी भी टाइप की एक्साइटेशन है, इसकी जो प्रैक्टिकल शेप है वो अप्रोक्सीमेटली सेम रहती है। द डाटा फॉर ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक कर्व आर ऑब्टेन एक्सट्रीमली सॉरी एक्सपेरिमेंटली बाय ऑपरेटिंग द जनरेटर एट नो लोड। ये हम कैसे इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं कि जनरेटर को पहले नो लोड पे और कांस्टेंट स्पीड पे चलाते हैं और रिकॉर्ड करते हैं कि टर्मिनल वोल्टेज जो है उस पर क्या इफेक्ट होता है जैसे जैसे हम फील्ड करंट को वेरी कर रहे हैं। ठीक है जी। तो इस को अगर ये अगर आप देख सकें तो ये कुछ इस तरह से होती है। हम क्या करते हैं, ये हमारे पास फील्ड करंट है
और ये आउटपुट वोल्टेज है, टर्मिनल वोल्टेज है। तो हम फील्ड करंट को वेरी करते जाते हैं और आउटपुट वोल्टेज को चेक करते जाते हैं। तो उसके दरमियान में जो रिलेशनशिप बनता है, अगर उसको उन डॉट्स को आपस में मिला दें तो जो कर्व बनेगी उसको हम बोलेंगे ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक कर्व। लेकिन इसमें एक चीज जरूरी है, इसमें एक पैरामीटर जरूरी है, वो क्या, इसको हमने सपोज किया हुआ है, वो ये कि आपका जनरेटर जो है वो ऑपरेट हो रहा है एट नो लोड, और जो आपकी स्पीड है, जो प्राइम मूवर की स्पीड है वो कांस्टेंट है। ये दोनों चीजें जो है ये मैंडेटरी हैं। ठीक है जी, यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिएगा, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट मूव करने लगा, नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक उसको डिस्कस करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज इंटरनल और टोटल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये जो इंटरनल या टोटल कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये भी एक कर्व है, और ये कर्व जो है वो क्या बता रही है कि नो लोड के ऊपर, पहले हमने बताया था कि नो लोड और फील्ड करंट के दरमियान में जो कर्व बनेगी उसको आप बोलेंगे ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक कर्व। जो कर्व आर्मेचर करंट के ऊपर के साथ और नो लोड ईएमएफ जनरेटेड ईएमएफ के साथ जो कर्व बनेगी उसको आप क्या बोलेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, इंटरनल या टोटल कैरेक्टरिस्टिक्स। एक्चुअली जो करंट जनरेट हो रहा होता है वो आर्मेचर, जो वोल्टेज जनरेट होते हैं वो आर्मेचर के क्रॉस होते हैं और उसके बाद फिर ड्रॉप होता है। तो टोटल कैरेक्टरिस्टिक्स इसलिए कहा गया है कि ओवरऑल यही जनरेट होता है, फिर लॉसेस होते हैं। सो दिस कर्व shows the relationship या relation between the EMF generated at no load E over IA भी कहा गया है। The EMF generated is less than E naught due to demagnetization effect of armature reaction। अच्छा, इसमें जो है वो जो ई जो हम कंसिडर कर रहे हैं वो नो लोड जो है उसका जो फील्ड करंट पे आ रहा था ई नॉट उससे कम होगा। ठीक है जी, और उसकी वजह क्या है कि जो आर्मेचर रिएक्शन है उसके ऊपर डी मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होता है। तो वो जब जैसे जैसे मैग्नेटाइज होगा तो इस करंट की ईएमएफ जनरेट की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होगी। देयरफॉर दिस कर्व विल लाई बिलो द ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक कर्व। तो अगर हम इसको देखें तो जो अगर आपकी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक कर्व होगी, अगर हम दोनों को एक जगह ड्रा करें तो ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक कर्व को और टोटल कैरेक्टरिस्टिक कर्व को, तो ये जो टोटल कैरेक्टरिस्टिक कर्व है ये उसके अंडर होगी, उसके बिलो होगी ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक कर्व के। द इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक इज ऑफ इंटरेस्ट chiefly to the designer। मेन इंटरेस्ट होता है, इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड डायरेक्टली बाय एक्सपेरिमेंट। जो हमने बात की थी ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक कर्व की, वो हम वाया एक्सपेरिमेंट उसको डिजाइन कर लेते हैं, उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन जो आपकी टोटल कैरेक्टरिस्टिक कर्व है इसको हम डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट नहीं कर सकते। इट इज बिकॉज, ये इसकी वजह बताई जा रही है, it is because a voltmeter cannot read the EMF generated no load due to the voltage drop in the armature resistance। क्योंकि आर्मेचर रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस होती है आर्मेचर के इंटरनली, और उसको हम मेजर नहीं कर सकते उसके जरिए, और उसके अक्रॉस की तरफ वोल्टेज ड्रॉप होता है, हम वोल्टमीटर से चेक नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको इसको एक्सपेरिमेंटली चेक नहीं कर सकते जैसे आप ऊपर से इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है जी, इफ बाइंडिंग रेजिस्टेंस आर नोन, अगर दोनों बाइंडिंग रेजिस्टेंस नोन हो तो एक्सटर्नल से आप इंटरनल जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। बिकॉज आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट इज इंक्लूडेड इन बोथ कैरेक्टरिस्टिक्स, दोनों में आर्मेचर का जो इफेक्ट है वो इंक्लूडेड होता है। उसके बाद हम जो बात कर रहे हैं दैट इज एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स वी और आई एल। तो अगर आप देखें तो इन पहले दो में हम बात कर रहे हैं नो लोड की, अब हमने लोड लगा दिया है तो यहाँ पर जो वोल्टेज होंगे वो वी होगा। पहले हम ई और ई नॉट जो के नो लोड वोल्टेज थे उनकी बात कर रहे थे। अब ये भी एक कर्व होगी, दिस कर्व शोज द रिलेशन बिटवीन द टर्मिनल वोल्टेज, जो आउटपुट पे वोल्टेज अवेलेबल होंगे
एंड लोड करंट, और जो लोड करंट ड्रा करेगा उन दोनों के दरमियान में जो रिलेशन होगा और उस रिलेशन से जो कर्व बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे, external characteristic curve. The terminal voltage V will be less than E, definitely, क्योंकि लोड पे जो है वो वोल्टेज ज्यादा होते हैं, ड्यू टू वोल्टेज ड्रॉप इन द आर्मेचर सर्किट में वोल्टेज ड्रॉप हो गए, therefore this curve will lie below the internal characteristic curve. This characteristic is important in determining the suitability of a generator for a given purpose. It can be obtained by making simultaneously measures of terminal voltage and load current with voltmeter and ammeter of a loaded generator. आप जनरेटर के ऊपर लोड लगाकर जो डिफाइंड लोड होगा आप इन वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। अच्छा, अगर आपको ये बात समझ आई है तो आप में से कौन बताएगा कि अगर ये जो तीनों करेक्टरिस्टिक कर्व्स हैं, ये जो अभी हमने रिसेंटली डिस्कस किए हैं, इनके नाम कौन बताना चाहेगा? पहले तो इसके नाम बताएं जरा मुझे, ताकि ये रिवीजन हो जाए, ये जो हम बात डिस्कस कर रहे हैं इसको रिवाइज कर सकें। कोई भी नहीं बताएगा? ओपन सर्किट, एक्सटर्नल। ओपन सर्किट। बच्चे ये तो ओवरऑल हम डिस्कस ही, आज का टॉपिक हमारा डीसी जनरेटर कैरेक्टरिस्टिक्स है। तीन तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताई हैं, तो वो कौन कौन सी है मोहित बताएगा? एक ओपन सर्किट है, शॉर्ट सर्किट। ठीक है, ओपन सर्किट है और शॉर्ट सर्किट है मोहित। इंटरनल है और एक्सटर्नल है, ऐसे ही है। ओपन सर्किट है, इंटरनल है और एक्सटर्नल है। ठीक, ठीक हो गई। अब अनस बताएगा कि अगर, अनस आवाज आ रही है? अनस इरशाद। वासिफ तो क्लास में वैसे ही अवेलेबल नहीं है, वासिफ है? हसान साहब जो है वो छोड़ गए, बड़ी जल्दी मीटिंग छोड़ जाते हैं जैसे क्वेश्चन पूछे। अनस बताएं, अगर ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स जो हम एक ही लाइन के ऊपर अगर हम ड्रा करें तो सबसे ऊपर कौन सी होगी, मिडिल में कौन सी कैरेक्टरिस्टिक कर्व होगी और बॉटम पे कौन सी कैरेक्टरिस्टिक कर्व होगी? सर एक बार रिपीट कीजिए, एक अंदर कॉल आ गई थी तो वो पता ही नहीं चला। अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि हमारे पास तीन तरह की हमने कैरेक्टरिस्टिक कर्व अभी तक डिस्कस की है डीसी जनरेटर की, ओपन सर्किट, इंटरनल और एक्सटर्नल। अगर इन तीनों कर्व्स को हम एक ही ग्राफ के ऊपर, एक ही पेज के ऊपर ड्रा करें जी सर। तो हाईएस्ट वैल्यू किसकी होगी? कौन सी कर्व हाईएस्ट वैल्यू पर आएगी, कौन सी मिडिल रेंज में आएगी और कौन सी लोएस्ट में आएगी? अच्छा जी, कोई और बताए, कौन बताना चाहेगा? सर जी जी, ठीक है। सबसे दोबारा सीएम ने बताया, मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ। सबसे अगर आप इसको ड्रा करेंगे तो सबसे ऊपर होगी ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक कर्व, देन आपकी आएगी इंटरनल और फिर एक्सटर्नल। कोई बंदा आप में से इसकी रीजन बता पाएगा क्यों, ये क्या है, इसकी रीजन क्या है? काफी हद तक ठीक है, और कोई इसको और प्रिसाइज कर सके तो? अच्छा, मैं अब आपको एक नेक्स्ट चीज बता दूं
कि जो आपकी असाइनमेंट या जो लिटरेचर में से एज इट इज नहीं होगा, जैसे आपने मिड को एंजॉय किया ना, कि इसी में से उठा के दे दिया। इस तरह की चीजें पूछूंगा जो इससे रेलिवेंट होंगी, जो आपको समझ आनी चाहिए। बताई होंगी कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक, लेकिन वो इतना क्लियर नहीं कि आप उसको देख कर वहां से एज इट इज लिख सकें। तो कंसेप्चुलाइज करना जो कोशिश करें, चीज़ों को समझने की कोशिश करें। मुझे ये क्लियरली नजर आता है। लेकिन आज की क्लास में आप 50 51 52 लोग आते हैं, और जिस दिन मिड होता है वहां से 110 15 से ऊपर चले जाते हैं। तो ये आपका लैक ऑफ इंटरेस्ट है। एक और चीज जो इंपॉर्टेंट मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, अगर आप लोग साथ साथ देख रहे हैं तो आपको अपनी अटेंडेंस जो पोर्टल पे लग रही है वो नजर आ रही होगी। अभी मैंने रिसेंटली जो मैंने अपडेट किया उसको चेक किया, तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग तो एलिजिबल ही नहीं है, उनकी 50 से भी नीचे चल रही है अटेंडेंस। आप लोग चेक कर रहे हैं साथ साथ अपनी अटेंडेंस पोर्टल पे? नो सर, अभी तक तो नहीं। तो ये इसी वजह से हो रहा है कि आप लोगों ने उधर कभी देखा ही नहीं है। अभी इसके बाद आप लोग जाके देख लीजिएगा, आपकी अटेंडेंस पूरी तरह से इफेक्टेड है। 50 से भी नीचे है, 35 36 पे भी लोग चल रहे हैं, लोगों की अटेंडेंस चल रही है। और मेरे पास इसका प्रॉपर रिकॉर्ड है, आप किस टाइम पे आते हैं, किस टाइम पे चले जाते हैं। तो अगर आप क्लास में से आई जा रहे हैं तो मैं उसको अटेंडेंस नहीं मार्क करता। दूसरा, अगर आप लेट आते हैं तब भी 30 मिनट का मार्जिन जो पहले आप जाया करके आते हैं, बहुत सारे लोग एक दफा एंट्री मार के चले जाते हैं, उनकी भी मैं अटेंडेंस नहीं लगा रहा। तो ये चीजें आपको जैसे ही आप अपने पोर्टल पे जाके देखेंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो मेक श्योर ये आपकी जिम्मेदारी है, मैं साथ साथ बता रहा हूँ। आप लोगों के लिए प्रॉब्लम होंगी एट द एंड तो ऑफ उनकी भी नहीं होती जो बार बार आते जाते हैं? वो यही तो, अगर आप ये गूगल मीट का देखें ना, तो उस पे साथ में टाइम लिखा आता है कि इस बंदे ने कितनी दफा लॉग इन किया और कितनी दफा इसने एंटर की। अगर वो बंदा सर कभी कभी 4 से 5 दफा आ रहा है और 10-10 मिनट के लिए, या एक दफा शुरू में आया और एक दफा एंड पे आ गया, दरम्यान में वो गायब ही रहा है, तो उन लोगों के लिए प्रॉब्लम होगी। सर वो कभी मैंने कभी बंदे का नेट भी इशू हो कभी कभी जाता मुझे पता है, वो मुझे पता है कि नेट का इशू हो जाता है, लेकिन वो मैं, अगर आप अपनी अटेंडेंस देख लेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये बहुत माइनर है। उस बंदे के साथ ये कर रहा हूँ जो हैप्चुअल है, जो रूटीन में आता है और गायब हो जाता है, उस बंदे की अटेंडेंस में एब्सेंट मार्क कर रहा हूँ। और वो पैटर्न हमें नजर आता है, वो हमें देख रहे होते हैं कि कौन सा बंदा आदि मुजरिम है और कौन सा, क्योंकि आपकी शेड जो है वो एक ही पेज पर बंद होती है, तो वहीं पर ही एक्सेस होती है सारी चीजें। तो इसलिए वो हमें समझ आ जाती है कि किसके साथ प्रॉब्लम है और कौन आदि मुजरिम है। ओके अच्छा सर। जी। और तो ये मैं आपको ये इसलिए एहतियातन बता रहा हूँ कि ये चीजें बाद में आपने मेरे से क्लेम करनी, आपने रोना शुरू कर देना कि सर हमें तो पता नहीं था, हमारे साथ तो ये हो गया, हमारे साथ तो वो हो गया। अच्छा चले, हमने अभी करेक्टरिस्टिक 3 तरह की डिस्कस की है, मैं उनको रिवाइज कर रहा हूँ। ओपन सर्किट, इंटरनल और एक्सटर्नल करेक्टरिस्टिक कर्व्स। अब अगर इनको एक सेम पेज के ऊपर ड्रा करें तो सबसे ऊपर ओपन सर्किट होगी, फिर इंटरनल, फिर एक्सटर्नल। अब ये वजह क्यों है कि जब हम ओपन सर्किट की बात कर रहे हैं तब कोई लॉसेस नहीं है, तो मैक्सिमम आपको वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ जनरेटर जो है वो आउटपुट में मिलेंगे, तो इसलिए वो जो हायर वैल्यूज के साथ आएगी। जब आप इसको आर्मेचर के अगेंस्ट ड्रॉ करेंगे, इवन वो होगा नो लोड पर ही, लोड नहीं है, लेकिन चूंकि आर्मेचर आपने और आर्मेचर के अगेंस्ट उसकी रेजिस्टेंस को कंसीडर किया है, तो डेफिनेटली लॉसेस होंगे, तो वो ओपन सर्किट से कम होगी उसकी वैल्यूज। और अगर आप लोड पे लगाएंगे, तो जैसे ही आप लोड लगाएंगे तो डेफिनेटली लोड की वजह से आपके वोल्टेज ड्रॉप जो है वो ज्यादा हो जाएगा, और इसकी वैल्यूज जो है आई और वी के क्रॉस आप अगर ग्राफ ड्रा कर रहे हैं तो वो सबसे कम होगी। ये बेसिक रीजन है। अच्छा जी, उसके बाद ये एक्सटर्नल भी डिस्कस कर ली हमने। अब हम बात करें सबसे पहले ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स की ऑफ ए जनरेटर। The open circuit characteristics of a DC generator is determined as follows। क्या क्या कैसे कैसे हो जाती हैं? सबसे पहले द फील्ड वाइंडिंग ऑफ ए डीसी जनरेटर, वो चाहे सीरीज हो या शंट जनरेटर हो, is disconnected from the machine and is separately excited from an external DC source as shown in the figure। ये अगर इस फिगर में आप देखें तो आपको ये नजर आ रहा होगा कि ये फील्ड वाइंडिंग है, ये आर्मेचर है, और यहाँ पर इसके पैरेलल में हमने वोल्ट मीटर लगाया हुआ है, और ये फील्ड करंट मेजर करने के लिए यहाँ पर हमने सीरीज में क्या लगाया हुआ है, एम मीटर लगाया हुआ है।
तो फील्ड वाइंडिंग को इससे अलहदा कर लेते हैं, चाहे वो सेल्फ एक्साइटेड हो जो या शंट एक्साइटेड हो या सीरीज एक्साइटेड हो। इस फील्ड करंट को मेजर करने के लिए हमने इसको शुरू से ही सेपरेट कर लिया, अलहदा कर लिया। द जनरेटर इज रन एट फिक्स स्पीड, जो कि नॉर्मल स्पीड होती है, ना उसकी मिनिमम स्पीड ना हाईएस्ट स्पीड, उनके दरमियान में नॉर्मल स्पीड के ऊपर जनरेटर को जो है वो उसकी स्पीड जो है वो फिक्स कर दी जाती है। द फील्ड करंट IF इज इंक्रीज फ्रॉम जीरो इन स्टेप्स, जीरो से लेकर स्टेप बाय स्टेप आप इसको इंक्रीज करते हैं। ये अगर आप देखें तो ये जीरो है और यहाँ से फील्ड करंट को आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ से इस सप्लाई के जरिए इंक्रीज कर रहे हैं। ये वेरिएबल आपने लगाई हुई है रेजिस्टेंस, इसके जरिए आप इसको स्टेप बाय स्टेप जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं। फ्रॉम जीरो इन स्टेप्स एंड corresponding values of generated EMF ENR read off on a voltmeter connected across the armature terminal। तो अगर आप देखें तो ये टर्मिनल जो है आर्मेचर टर्मिनल, इसके अगेंस्ट हमने वोल्ट मीटर, चूंकि वोल्ट मीटर पैरेलल में लगाया जाता है तो इसके पैरेलल में हमने वोल्ट मीटर लगाया हुआ है। तो आप यहाँ से जीरो से फील्ड करंट मेजर करना शुरू करते हैं और उसको स्टेप्स में इंक्रीज करते जाते हैं, साथ साथ एमीटर आपको उसकी रीडिंग दे रहा होगा। जैसे जैसे आप इसको इंक्रीज करते जाते हैं उसके साथ आर्मेचर के अगेंस्ट जो आपकी EMF जनरेट हो रही है वो आप नोट करते जाते हैं। ठीक है जी, तो जिसको आप E0 कह रहे हैं, and the corresponding values of generated EMF E0 read off on a voltmeter connected across the armature terminal on plotting characteristics as shown in a figure next। अगर इस फिगर में अगर आप देखें तो इवन तो आपका फील्ड करंट जीरो भी है तो आपकी जो जनरेटेड EMF है वो कुछ ना कुछ लाजमी होगी, जीरो से ऊपर होगी, हायर देन जीरो से ये स्टार्ट लेता है और फिर जैसे जैसे आप इसको बढ़ाते जाते हैं ये इंक्रीज होता जाता है। तो ये आपको एक एक्टिव कर्व नजर आएगी, फिर एक पॉइंट ये सी से ऑनवर्ड ऐसा नजर आता है जिसके ऊपर आप फील्ड करंट बढ़ाते जाते हैं लेकिन जनरेटेड EMF में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको सैचुरेशन रीजन बोलते हैं, ये इसका एक्टिव रीजन है। अच्छा, अगर आप इस फिगर को देखें तो कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं। दी फॉलोइंग पॉइंट्स मे बी नोटेड फ्रॉम ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक कर्व। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1, व्हेन द फील्ड करंट इज जीरो देयर इज सम जनरेटेड EMF, वो आपको यहां से नजर आ रही है। इवन दो आपका फील्ड करंट जो है वो जीरो है लेकिन आपकी जो जनरेटेड EMF है वो स्टिल एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है जी, इसको अगर यहाँ से ग्राफ की शक्ल में देखें तो ये O से लेकर A तक का जो पॉइंट है OA, ये किस वजह से है? दिस इज ड्यू टू द रेजिडुअल मैग्नेटिज्म इन द फील्ड पोल्स। तो ये जो इसके फील्ड पोल्स होते हैं उसमें रेजिडुअल इफेक्ट अगर आप ऑफ भी कर दें तो मैग्नेटाइजेशन कुछ ना कुछ अवेलेबल होती है जिसको आप रेजिडुअल मैग्नेटिज्म कहते हैं। तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ EMF जनरेट होती रहती है। दूसरी चीज, ओवर अ फेयरली वाइड रेंज ऑफ फील्ड करंट अप टू पॉइंट B, अगर आप इस पे देखें ये जो रेंज है यहां से लेकर यहां तक पॉइंट B तक वो कह रहा है अप टू पॉइंट B इन द कर्व इज लीनियर, अप्रोक्सीमेटली लीनियर है। अगर आप इस कर्व को देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, लीनियरली इंक्रीज हो रही है। जैसे जैसे आप इंक्रीज करते हैं हायर इंक्रीज हो रहा है आपका वोल्टेज में, जनरेटेड EMF में, E0 में। अब ये किस वजह से है? इट इज बिकॉज इन दिस रेंज रिलक्टेंस ऑफ द आयरन इज नेग्लिजिबल। जो आयरन की जो रिलक्टेंस है वो नेग्लिजिबल है एज कंप्यूटर विद दैट ऑफ द एयर गैप। चूंकि इनिशियली वो आयरन की रिलक्टेंस जो है वो एयर गैप की रिलक्टेंस, जो कि रिलक्टेंस क्या होती है? रेजिस्टेंस है फ्लो ऑफ करंट के अगेंस्ट, तो वो उसके केस में ज्यादा है एयर की, और आयरन की जो है वो नेग्लिजिबल है। दिस एयर गैप रिलक्टेंस इज कांस्टेंट एंड हेंस
लीनियर रिलेशनशिप, तो ये कांस्टेंट रहती है और इस वजह से इसका रिलेशनशिप जो है वो लीनियर होता है। आफ्टर पॉइंट बी ऑन द कर्व, अगर इस कर्व को देखें तो पॉइंट बी के बाद, पॉइंट बी से ऑनवर्ड अप टू पॉइंट सी, द रिलक्टेंस ऑफ आयरन आल्सो कम्स इनटू द पिक्चर। तो फिर आपकी जो है आयरन की रिलक्टेंस वो इसमें ऐड ऑन होना शुरू हो जाती है। इस वजह से इट इज बिकॉज एट हायर फ्लक्स डेंसिटी, जब आप फ्लक्स की डेंसिटी इंक्रीज कर देंगे यानी कि हायर फ्लक्स फ्लो करेगा, reluctance from iron decreases and reluctance of the iron is no longer negligible। तो जो आयरन की नेग्लिजिबल रिलक्टेंस थी वो अब नेग्लिजिबल नहीं रहती, वो इनटू अकाउंट आ जाती है। कॉन्सिक्वेंटली द कर्व वेरिएट्स फ्रॉम लीनियर रिलेशनशिप, तो लीनियर रिलेशनशिप उसका जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है जी। चौथे नंबर पे आफ्टर पॉइंट सी ऑन द कर्व, अगर इस कर्व को आप देखें तो पॉइंट सी के ऑनवर्ड द मैग्नेटिक सैचुरेशन ऑफ पोल्स बिगिंस एंड ई नॉट टेंड्स टू लीव ऑफ। अगर आप देखें तो यहाँ पर सैचुरेशन आ रही है, आप आई एफ को इंक्रीज भी करते जा रहे हैं लेकिन जो आपकी जनरेटेड ईएमएफ है उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा। ठीक है जी। This may be noted, yeah, may note that the open circuit characteristics of even self-excited generator is obtained by running it as a separately excited। बेशक वो self excited हो लेकिन अगर आपने ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक करनी है तो उसको रन करना पड़ेगा आपको सेपरेटली एक्साइटेड, आप अलग से उसको सेपरेटली एक्साइट करेंगे। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है बच्चे तो पूछ सकते हैं आप। दूसरा पॉइंट क्या था बच्चे, रिवाइज करेंगे आप या मैं रिवाइज करूं पहले? जी बच्चे, हमने पहले बात की थी कि हमें इस चीज का आइडिया है, हमें इस चीज का आइडिया है कि ना जो रिलक्टेंस है किसी भी मटेरियल की वो कंपेयर करते हैं जब उसको हम एयर गैप के साथ, तो जब एयर गैप ज्यादा होगा तो डेफिनेटली एयर गैप की रिलक्टेंस जो है वो भी ज्यादा होगी। तो इनिशियली जब हम बात कर रहे थे इसकी लीनियर इसके रीजन की, तो जैसे जैसे आप इसको इंक्रीज कर रहे थे इसका मैग्नेटाइजेशन कर्व, ये जो आर्मेचर के दरमियान में और आयरन की जो रिलक्टेंस थी वो अभी तक इनटू अकाउंट नहीं थी, उसको ऐड नहीं किया गया था। जैसे आपका आर्मेचर इनटू एक्शन आएगा ये उसके साथ ऐड अप हो जाएगी और आयरन की जो रिलक्टेंस है वो इनटू कंसीडरेशन लाई जा सकेगी। तो पॉइंट नंबर 2 ये कह रहा है कि एक काफी रेंज तक जो आपकी रिलक्टेंस है आयरन की वो नेग्लिजिबल रहती है एज कम्पेयर टू एयर गैप। इस वजह से आपका फील्ड करंट का और जो आपकी जनरेटेड ईएमएफ है उनका रिलेशनशिप जो है वो लीनियर रहता है। ठीक है, ओके। किसी और का कोई क्वेश्चन? नहीं है तो मैं स्टार्ट करूं फिर नेक्स्ट। ओके, अब हम बात करते हैं वोल्टेज रेगुलेशन की। वोल्टेज रेगुलेशन क्या होती है मोस्टली लोगों को आपको पता है, कोई बताना चाहेगा? कोई भी नहीं बताना चाहेगा, ऐसे ही है ना। रेगुलेशन को हमने काफी दफा डिस्कस किया है बच्चे। रेगुलेशन का मतलब ये है जब भी हम मशीन्स की बात करेंगे तो दो फैक्टर्स हैं, एक नो लोड और एक फुल लोड। हर मशीन की परफॉर्मेंस जो वो इफेक्ट होती है, नो लोड के ऊपर भी, नो लोड और फुल लोड के दरमियान में फर्क आता है, स्पीड का भी, वोल्टेज का भी और करंट का भी। तो जब भी हम बात करेंगे स्पीड रेगुलेशन की बात करें, वोल्टेज रेगुलेशन की बात करेंगे, तो इसका मतलब है हम नो लोड और फुल लोड के दरमियान में जो फर्क आ रहा है ना उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। क्लियर है जी? अब हम वोल्टेज रेगुलेशन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ओके।
ओके, वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब ये है कि नो लोड के ऊपर जो वोल्टेज होंगे और जो फुल लोड के वोल्टेज होंगे उनके दरम्यान में जो रिलेशनशिप होगा उसको वोल्टेज रेगुलेशन करेंगे। द चेंज इन द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ ए जनरेटर बिटवीन फुल लोड एंड नो लोड एक स्पीड आपने कांस्टेंट रखी है शुरू से, इज कॉल्ड द वोल्टेज रेगुलेशन, यूजुअली एक्सपेक्ट एज अ परसेंटेज ऑफ द वोल्टेज एट फुल लोड। तो वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू वी एन एल, मतलब वोल्टेज एट टर्मिनल वोल्टेज एट नो लोड माइनस टर्मिनल वोल्टेज एट फुल लोड डिवाइडेड बाय टर्मिनल वोल्टेज एट फुल लोड मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आपको परसेंटेज में वोल्टेज रेगुलेशन मिल जाएगी। ठीक है जी। तो नो लोड वी एन एल का मतलब है टर्मिनल वोल्टेज ऑफ जनरेटर एट नो लोड, और वी एफ एल का मतलब है टर्मिनल वोल्टेज ऑफ जनरेटर एट फुल लोड। अब नोट दैट वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ a generator is determined with field circuit and speed held constant, speed हमने constant रखी है। if the voltage regulation of a generator is 10%, it means that terminal voltage increases 10% as the load is changed from full load to no load। कि अगर आपने लोड लगाया हुआ है और अब आप उस लोड को हटा देंगे तो आपकी जो टर्मिनल वोल्टेज है वो 10% इंक्रीज कर जाएगी। या आपने नो लोड पे कोई चीज अभी लगाई हुई नहीं है, जैसे ही आप उसके ऊपर लोड डालेंगे तो टर्मिनल वोल्टेज है वो 10% डिक्रीज कर जाएंगे। ये बात कितने लोगों को समझ आ गई है? ओके देन, तो वोल्टेज रेगुलेशन की बात भी होगी। अभी हम नेक्स्ट इज एक्चुअली हमारा जो फोकस रहता है ना, जब हम डीसी जनरेटर की बात करें, ये हमने काफी दफा पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि डीसी जनरेटर्स को हम जो है वो यूज करते हैं क्या, पैरेलल ऑपरेशन में। एक जनरेटर यूज नहीं करते, एक से ज्यादा जनरेटर यूज करते हैं पैरेलल में, और उसके कुछ एडवांटेजेस हैं वो भी डिस्कस कर रहे रहते हैं। इन अ डीसी पावर प्लांट, power is usually supplied from several generators of small rating connected in parallel instead of from one large generator। हम एक ही हायर एमवीए या केवीए के जनरेटर की बजाय छोटे छोटे रेटिंग के जो है वो डिफरेंट डीसी जनरेटर को पैरेलल में यूज करते हैं। और ये क्यों करते हैं? दिस इज ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। नंबर 1, कंटिन्यूटी ऑफ द सर्विस। अगर इनमें से किसी एक में प्रॉब्लम रहता है तो हमारी जो सर्विस है, जो हम सप्लाई दे रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। इफ अ सिंगल लार्ज जनरेटर इज यूज्ड इन द पावर प्लांट, देन इन केस ऑफ इट्स ब्रेकडाउन, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो द होल प्लांट विल बी शट डाउन, जो कि वेरी अननेसेसरी है और जो कि अनलाइकली है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? कंप्लीट शटडाउन होगा, जो कि कोई भी यूटिलिटी अफोर्ड नहीं कर सकते। सो हाउएवर इफ पावर प्लांट इज सप्लाइड फ्रॉम ए नंबर ऑफ स्मॉल यूनिट्स ऑपरेटिंग इन पैरेलल, देन इन केस ऑफ फेलियर ऑफ वन यूनिट, कोई एक प्रॉब्लम आ भी सकता है किसी में, द कंटिन्यूटी ऑफ द सप्लाई कैन बी मेंटेन्ड बाय अदर हेल्दी यूनिट्स, तो हम उसको दूसरे हेल्दी यूनिट्स के जरिए मेंटेन कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। नंबर 2, एफिशिएंसी। Generator runs most efficiently when loaded to their rated capacity। तो अगर जो उनकी रेटेड कैपेसिटी है, जिस कैपेसिटी के ऊपर मैक्सिमम कैपेसिटी जो होती है, उसके रेटेड कैपेसिटी के ऊपर अगर हम उसको ऑपरेट करेंगे तो उसकी एफिशिएंसी बेहतर रहेगी। इलेक्ट्रिकल पावर कॉस्ट लेस पर किलोवाट आवर व्हेन द जनरेटर प्रोड्यूसिंग इट इज एफिशिएंटली लोडेड। अगर उसको प्रॉपर लोड किया गया है, अगर आपने एक्स्ट्रा लोड नहीं किया या अंडर लोड नहीं है, तो तब जाके वो प्रॉपर आपको पर केवी किलोवाट्स पर आवर जो है वो उसकी कॉस्ट जो है वो कम देगा। देयरफॉर व्हेन लोड डिमांड ऑन ए पावर प्लांट डिक्रीजेस, तो जैसे कम होती है, वन और मोर जनरेटर्स कैन बी शट डाउन एंड द रिमेनिंग यूनिट्स कैन बी
एफिशिएंटली लोडेड। तो फिर क्या होगा, अगर डिमांड कम होती है तो हम रिमूव कर देंगे, डिमांड ज़्यादा होती है तो ऐड ऑन कर देंगे। इससे हमारे जो जनरेटर, जो भी जनरेटर यूज़ होंगे वो रेटेड कैपेसिटी पर होंगे। अगर ये रेटेड कैपेसिटी पर यूज़ होंगे तो वो उनकी जो कॉस्ट है वो मोस्ट इफेक्टिव रहेगी। नंबर 3, मेंटेनेंस एंड रिपेयर। जनरेटर generally require routine maintenance and repair. Therefore, if generators are operated in parallel, the routine or emergency operation can be performed by isolating the affected generator while load is being supplied by other units. तो जिसको हमने, जिसकी रिपेयर या मेंटेनेंस करनी है उसको रिमूव कर लेंगे, बाकी जो जनरेटर्स हैं वो पैरेलल में चलते रहेंगे। इससे आपकी सप्लाई जो है वो डिस्कनेक्टेड भी नहीं आएगी, कोई इंटरप्ट नहीं आएगा। दिस लीड्स टू द बोथ सेफ्टी एंड इकोनॉमी। इससे दोनों चीज़ों का फायदा होता है। नंबर 3, इंक्रीज प्लांट कैपेसिटी। तो इन द मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, हमारा अब हमने देखा जो 1980 में थी या 1970 में थी हमारी पॉपुलेशन, या हमारी जो लोड की डिमांड थी, जो हमारी जनरेशन की डिमांड थी वो कम थी। जैसे जैसे आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है साथ साथ आपकी डिमांड्स बढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स में जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट जो है वो जैसे जैसे इंक्रीज होते जा रहे हैं, नंबर ऑफ गैजेट्स इंक्रीज हो रहे हैं हमारी लाइफ में। पहले अगर आप देखें एसी नहीं था, टेलीविजन नहीं है, मोबाइल नहीं है, थाउजेंड्स ऑफ हमारे जो है ना फैक्टर्स वो ऐड ऑन होते जा रहे हैं साथ साथ। तो जैसे जैसे ये ऐड ऑन होते हैं, हमारा जो पावर प्लांट्स हैं उनके ऊपर उनकी रिक्वायर्ड कैपेसिटी जो है वो इसके साथ साथ इंक्रीज होती जाती है। सो अगर हमारा एक ही वैल्यू का, अगर आज हम डिजाइन कर देते हैं, एक ही जनरेटर लगा देते हैं एक ही पावर प्लांट का, तो लेटर अगर उसमें ऐड ऑन करना पड़ेगा तो ये मुश्किल हो जाएगा। सो दिस कुड बी ओवरकम बाय selecting different generators operating in parallel. In modern world of increasing population, the use of electricity is continuously increasing. So when added capacity is required, जब हमें जरूरत होती है कैपेसिटी को ऐड ऑन करने की, the new unit can be simply parallel with the old units. तो जितने यूनिट लगे थे उनके पैरेलल में एक और यूनिट लगा देंगे तो वो ओवरऑल लोड को है जो उसको बियर अप कर जाएगा। तो पांचवी जो इंपॉर्टेंट चीज है, दैट नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ए सिंगल लार्ज यूनिट। अगर हमने हाईएस्ट वैल्यू का, हाईएस्ट रेटिंग का जनरेटर डिजाइन करना हो तो उसके लिए जो कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो भी नॉन अवेलेबल हैं, और वो प्रैक्टिकली फिजिकली जो है वो डिफिकल्ट है टू इम्प्लीमेंट। In many situations, a single unit of desired large capacity may not be available. In that case, a number of smaller units can be operated in parallel to meet the load requirement. Generally, a single large unit is more expensive. यहाँ तक क्लियर है सभी को? अगर यहाँ तक क्लियर है तो अभी मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको ये ब्रेन टीजर्स आपके साथ, आप जिंदगी में साथ साथ चलते रहेंगे क्लास में आपके साथ साथ। तो पहला जो ब्रेन टीजर है जो अभी तक हमने पढ़ा, उसको देखने के बाद मैं अगर आपसे पूछूं कि व्हाट हैपेंस इफ अ डीसी मशीन इज ऑपरेटेड एट अ स्पीड बिलो द रेटेड स्पीड। अगर रेटेड स्पीड से कम स्पीड के ऊपर इसको हम चलाएं किसी भी मशीन को, डीसी मशीन को, तो क्या होगा? कौन बताना चाहेगा आप में से? हाँ जी, कौन बताना चाहेगा आप में से? भाई कोई भी नहीं बताना चाहेगा आप में से? अच्छा चलें, ये जो टीजर्स है ना, इनके आंसर्स आपने सर्च आउट करके रखने हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है? हाउ कैन यू इम्प्रूव द डिजाइन ऑफ ए डीसी मशीन। डीसी मशीन का डिजाइन कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? ये अगर आप मेरे साथ अभी यहाँ डिस्कस कर लेंगे तो आपको इसका आंसर्स मिल सकते हैं, समझने में आसानी होगी। लेकिन अगर आप इसको यहाँ डिस्कस ही नहीं करेंगे
तो फिर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनके आंसर्स आपको सर्च आउट करने होंगे, इस पे थोड़ी बहुत रिसर्च करनी होगी, तो जाके आपको चीजें समझ में आएंगी। कोई क्वेश्चन है किसी का बच्चे? बिल्कुल कोई क्वेश्चन नहीं है। कोई ये बताना भी नहीं चाहेगा कि ये जो है डीसी मशीन का डिजाइन हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? अभी तक आपने पढ़ लिया इतना कुछ। चले, इसको गूगल कीजिएगा, जहां से मर्जी आपको इसकी हेल्प हेल्प मिले, लाजमी इसको नेक्स्ट क्लास से पहले हम डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, मैं जरा अटेंडेंस आप लोगों की ले लूँ। हाँ जी बच्चे, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लो प्लीज।